हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार। कल की वीडियो में, कल की क्लास में हमने पढ़ा था शब्दालंकार। आज हम जानेंगे अर्थालंकार क्या होता है और अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हिंदी व्याकरण में और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं अलंकार क्या होते हैं। वैसे हम लोग अपनी कल वाली क्लास में सब कुछ पढ़ चुके, लेकिन फिर भी वो बच्चे जिन्होंने कल की क्लास मिस की है वो आज देख ले। अलंकार यानी जो यंत्र काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक है, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार क्या हो गए। अलंकार मतलब कि आभूषण, सुंदरता का साधन। याद रखना, अलंकार क्या है। अलंकार है सुंदरता का साधन। जो यंत्र काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या समझाना था हमने, क्या जाना था कि जिस प्रकार से जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं, ठीक वैसे ही जो कवि होते हैं वो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अपनी कविता में अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 2 प्रकार के अलंकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, कौन कौन सा। शब्द, जहां पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दालंकार। अर्थालंकार, जहां पर अर्थ के माध्यम से, ठीक है, जहां पर शब्द हो और जहां पर हो अर्थ। तो शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां होता है शब्दालंकार, और जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां होता है आपका अर्थालंकार। ठीक है, चलो तो आज हम क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे अर्थालंकार। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां होता है अर्थालंकार। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आज आपको क्लास में, वीडियो में ये सब बताया जा रहा है कि अर्थालंकार क्या होता है। फिर वैसे ही आपको एक गाने के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि उस गाने में कौन सा अलंकार है। तो कैसे बताओगे भैया। तभी जब आप उस गाने की और इसकी परिभाषा यानी कि अर्थालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं, मान लो उपमा की बात हो रही तो उपमा अलंकार की परिभाषा मतलब होता है लक्षण। ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा था अनुप्रास में, यमक में और श्लेष अलंकार में, ठीक वैसे ही आपको अर्थालंकार को पहचानना होगा। ठीक है, याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अलंकार के प्रकार बताइए तो कभी भी नहीं लिखना है अनुप्रास, यमक, श्लेष, नहीं। अगर पूछा जाए अलंकार के प्रकार तो अलंकार के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से हो अर्थालंकार। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, जहां पर अर्थ के माध्यम से उत्पन्न होता है अर्थालंकार, कौन कौन से अलंकार आते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं इसके अंतर्गत, लेकिन आपके सिलेबस में जो है यानी कि क्लास 10 तक जो भी है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कौन कौन सा है। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके अर्थालंकार। ठीक है, चलिए अब ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। ठीक है, तो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं कंपेयर करना। ठीक है, तो जब किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना की तुलना किसी दूसरी अन्य वस्तु, व्यक्ति या घटना से की जाए वहां होता है उपमा अलंकार। अब आप कैसे पहचानोगे कि मान लो आप कोई कविता पढ़ रहे हो, उस कविता में आपको लग रहा है कि भाई चांद की तुलना इससे हो रही है, सूरज की तुलना इससे हो रही है, धरती की तुलना सूरज से हो रही है और आकाश की तुलना चांद से हो रही है। तो जहां पर कवि तुलना करते हैं या फिर समानता दिखाते हैं, ठीक है, सादृश्य दिखाते हैं, वहां होता है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई किसकी तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है और तुलना करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सारी बातें आती हैं आपके उपमा अलंकार के अंग के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं और वो कौन कौन से हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द।
ठीक है, चलो अभी यहाँ पे पहले परिभाषा और लक्षण पे ध्यान दो भाई। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है, और एक गाने के द्वारा पूछे जाएंगे, तो आपको ये परिभाषा को रट लेना है बिल्कुल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि चलो वीडियो तो देख लिया अब एग्जाम टाइम देखा जाएगा, नहीं, एग्जाम टाइम के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, आज ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर होता है उपमा अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। कविता पढ़ी होगी, हाय फूल सी बच्ची हुई राख की ढेर, ठीक है। यहां देखते हैं, जैसे हाय फूल सी बच्ची हुई की राख की ढेर, ठीक है। तो आप लोग क्लास एनसीईआरटी की बुक में 9th क्लास में एक कविता है जिसकी ये पंक्ति ली गई है कि हाय फूल सी बच्ची हुई राख की ढेर, ठीक है। तो यहाँ पर उस बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, ठीक है। बच्ची को क्या कहा जा रहा है? फूल कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। फिर इसका दूसरा उदाहरण है पीपल पात सरिस मंडोला। बहुत सुना होगा आप लोगों ने ये उदाहरण, तो पीपल पात सरिस मंडोला, ठीक है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोल रहा है। मतलब कि मन की तुलना किससे की गई? पीपल के पत्ते से। तो जब आप कोई कविता पढ़ रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि वहां पर तुलना हो रही है और तुलना के साथ साथ उसमें समानता दिखाई जा रही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, परिभाषा को ध्यान से समझना। अगर मैं बार बार एक बात कहती हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। आपको बताया जाएगा इसको याद करने का, याद रखने का तरीका। अभी बस इतना याद रखो, उपमा अलंकार यानी कि तुलना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। उपमान, उपमान मतलब कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना हो रही है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उपमेय। और जिससे तुलना की जा रही है तो जिससे तुलना की जा रही है वो हो जाएगा आपका उपमान, और जिसकी तुलना हो रही हो वो हो जाएगा आपका उपमेय, ठीक है। ध्यान से समझना, जिसकी और जिससे दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, ठीक है। अब है आपका वाचक शब्द। तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है वाचक शब्द, ठीक है। फिर साधारण धर्म, अब किसी न किसी गुण के आधार पर तो उनमें तुलना हो रही होगी कि भाई ये तुमसे ज्यादा होशियार है, तो जो होशियार शब्द है, होशियार हो जाएगा आपका वाचक शब्द। और साधारण धर्म मतलब उसका जो गुण है, किसी गुण के आधार पर ही हम उसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो उपमा, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द तुलना के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाए, और साधारण धर्म जिस गुण धर्म के आधार पर हम तुलना करते हैं उसे कहते हैं हम साधारण धर्म, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमने क्या जान लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका उपमा अलंकार, ठीक है, जिसमें हमने जाना भाई उपमा अलंकार क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है, ठीक है। हाय फूल सी बच्ची, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हम लोगों ने क्लास में किए हुए हैं। जब उपमा अलंकार के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज देखे थे तब हमने देखा था, ठीक है। एक मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, उसको देखते हैं। मुख बाल रवि
सम लाल होकर ज्वाल सा क्या हुआ, ज्वाल सा बोधित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, मुख बाल रवि समलाल होकर। ठीक है, रवि, रवि मतलब होता है सूर्य। तो यहाँ पे कहा है कि जो हनुमान जी है उनका जो बालक रूप था, तो उनमें उनका जो मुख था वो सूर्य के समान सूर्य के समान तेज देने वाला और ज्वाल सा बोधित मतलब एक ज्वाला, एक आग की तरह दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर हनुमान जी के मुख की तुलना सूरज से यानी कि रवि से की गई है कि उनका जो मुख है वो सूरज के समान समलाल सा होकर, मतलब सूरज के समान लाल होकर बोधित हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर ऐसी पंक्तियां आती हैं वहां होता है आपका उपमा अलंकार। चलिए अब हम बात करते हैं उपमेय क्या होता है, ये जान लो। उपमेय का अर्थ होता है तो उपमा देने की योग। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जा रही है तो वहां पर उपमेय होता है। तो किसकी, जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उपमान, भाई जिससे उपमान की जाए। उपमान को याद रखने का तरीका यह है कि वो सुंदरता का प्रतिमान है। वो क्या है, सुंदरता का प्रतिमान है। प्रतिमान से क्या बन रहा है, उपमान। इस तरीके से याद रख लो, सुंदरता का प्रतिमान है तो जिससे तुलना की जा रही है, ठीक है, वो होता है आपका उपमान। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाचक शब्द। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तो वहां पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, साधारण धर्म में क्या हो जाएगा, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण को हम क्या कहेंगे, साधारण धर्म। क्लियर है, याद रखना, बड़े ध्यान से वीडियो देखना है आपको और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैं बुक पढ़ाइए, तो डोंट वरी बेटा, मुझे पता है कि आपको बुक पढ़नी है और जब आपका एग्जाम होगा तब हम लोग बुक भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। मुझे पता है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स की बुक्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो आपको आपके एग्जाम टाइम पे आपके बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं ग्रामर पर, जिससे आपकी जो व्याकरण है वो पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही यूपी बोर्ड का एग्जाम आता है हम लोग यूपी बोर्ड की बुक पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड का एग्जाम आता है बिहार बोर्ड की बुक पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, आपको पूरी हिंदी इस चैनल पे पढ़ाई जाएगी, बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए अब है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहां पर किन्हीं दो वस्तुओं को एक जैसा बताया जाए। ठीक है, जहां पर दो वस्तुएं हैं उनको एक जैसा बताया जा रहा है वहां होता है रूपक अलंकार। ठीक है, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बताया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, सबसे आसान सा उदाहरण है इसका, इसको याद रखने का, मैया मोहे चंद्र खिलौना लेन। क्या है, मैया मोहे ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वो कवि, अब यहाँ इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये भाई श्री कृष्ण के लिए लिखी गई है। ठीक है, और कवि कौन होंगे, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कौन थे, कवि सूरदास जी। ठीक है, आप लोगों ने जब हिंदी में भक्ति काल पढ़ा होगा तो भक्ति काल की दो शाखा थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण में कौन कौन से थे, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं कवि सूरदास। तो ये जो दोहा है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है वो अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि माँ मुझे चंद्र खिलौना दे दो, मतलब वो जो आसमान में चंद्रमा है मुझे खिलौने के रूप में वही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रमा को और खिलौने को एक जैसा बताया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, एक और उदाहरण समझते हैं, उदाहरण है दूसरा आपका कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो दोहा है ये किसने लिखा था, मीराबाई ने लिखा हुआ था। तो वो कह रही है कि मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया। अगर मुझे राम अर्थात मुझे ईश्वर मिल गए तो मेरे पास सारे प्रकार की धन संपत्ति है। तो यहाँ पर उन्होंने राम के नाम को और धन को, संपत्ति को एक जैसा, एक समान बताया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। भाई बहुत आसान है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच तुलना हो रही हो और तुलना के साथ साथ कोई कल्पना भी हो रही हो। वहां होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां शब्द आते हैं जनु, जानो, मनहु और मानो, ठीक है। ध्यान से समझना जरा गौर से। अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं जहां पर आता है जनु, जानो, मनु, मतलब कि कवि जो है वो किसी प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां तुलना भी हो रही हो और कल्पना भी हो रही हो, तो जहां पर शब्द लिखे ऐसे आते हैं मनु, मानो, जैसे आप लोग गणित में देखते हो माना x माना y, तो ऐसे ही कवि मान के चल रहे हैं, वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट, पीट पत श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि पर्वत पर। ठीक है, यहां पर कवि कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपने पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोनी गात, कि जब श्री कृष्ण क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे गात शब्द आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसको चेंज करते हैं। गात मतलब होता है शरीर, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सूरज की पहली किरण पड़ी हुई। अभी अभी सुबह हुआ है, प्रभात मतलब होता है सुबह, ठीक है। शब्द आ गया मानो, ठीक है। मानो मतलब वो कल्पना कर रहे हैं। तो सोहा तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, जब श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो उनका जो सुंदर शरीर इस तरह से शोभायमान होता है, मानो लगता है नीलमणि पर्वत पर अभी अभी सूरज की प्रकाश किरण आई, ठीक है। तो यहाँ पर कभी तुलना भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कल्पना भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। यहाँ पे जैसे है जान पड़ता है नेत्र बड़े बड़े, हीरों में गोल नीलम है जड़े, ठीक है। क्या करें कि भाई ऐसा जान पड़ता है, कल्पना ही कर रहे हैं कि नेत्र देख बड़े बड़े हीरों में, कि उनके नेत्रों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हीरे किसी रत्न में किसी ने नीलम जड़ दिए हैं, हीरे में गोल नीलम जड़े हुए हैं। तो यहाँ पे नेत्र क्या हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा उपमेय और हीरा क्या हो जाएगा, उपमान। नेत्र है जिसकी तुलना हो रही है और हीरे से तुलना हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उपमेय, ये हो जाएगा उपमान। देखो अब आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो गए, डोंट वरी, मैं भी जब छोटी थी तब मुझे भी यहां पर कंफ्यूजन हो जाती थी। एक बार में आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको कोई एक दोहा दे दिया जाएगा या कोई कविता और आपसे कहा जाएगा कि उसमें बताइए कौन सा अलंकार है। अब आप कैसे बताओगे, जब आपको अलंकार की परिभाषा, उनके लक्षण याद हो तभी तो बता पाओगे ना। तो डोंट वरी, अगर कुछ भी कठिन लगता है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताओ और वीडियो को 2 से 3 बार देखो, ठीक है। हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप लोग से सब कुछ आने लगेगा। कोशिश करना और
ये बात याद रखना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी को पढ़ भी नहीं पाते, वो भी कोशिश करते हैं ना, सीखते हैं पढ़ना। कुछ ऐसे होते हैं जो अभी भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी मात्राओं में गलती करते हैं। तो डोंट वरी, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास करते जाना है अपन को। क्या करना है? अभ्यास। ये भी होगा, इंग्लिश में भी सुना होगा, मैन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन आल्सो, ऐसा कुछ सुना होगा। ठीक है, तो वैसे आपको करना है, प्रैक्टिस करनी जानी है, निराश नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। भाई ये सबसे आसान अलंकार है और बच्चों को बड़े अच्छे से याद हो जाता है। कौन सा है? अतिशयोक्ति। तो जब कोई वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति। आप कवि हैं भाई, कोई कविता लिख रहे हैं जिसमें वो वर्णन को बड़े बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, नमक मिर्च लगा के कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। कैसे? हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, ऐसे याद रख लो इसको। लगन ना पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भाई जब उनकी पूंछ में आग लग ही नहीं पाई तो कैसे लंका जल जाएगी। कवि ने यहाँ पे क्या किया है भाई, ये लंका कांड से लिया गया है, उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें बता दी। ठीक है, अब एक और होगा कि आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में। ठीक है, कि आगे नदियां पड़ी अपार, महाराणा प्रताप परेशान थे कि भाई आगे बहुत सारी नदियां हैं, अब उनका जो घोड़ा है चेतक वो उस पार कैसे पहुंचे। तो जब तक वो ये तेज थे तब तक उनका जो घोड़ा था वो नदी के उस पार पहुंच गया था। यहाँ पर भी कवि ने बात को बढ़ा चढ़ा के बताया है। तो जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार है, स्क्रीनशॉट लेते जाना बीच बीच में। चलिए नेक्स्ट है मानवीकरण। मानवीकरण सबसे ज्यादा प्रयोग किया है कवि सुमित्रा नंदन पंत ने। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। इनका जन्म भी हुआ था भाई वहां पे उत्तराखंड के कौशानी जिले में। ठीक है, कौशानी नामक गांव में हुआ था। तो उनकी जो रचनाएं होती थी उसमें सबसे ज्यादा प्रकृति चित्रण देखने को मिलता था। और ये कवि हैं, ये है छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तीनों कवि छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो अब मानवीकरण अलंकार में क्या है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में भी सजीवता दिखाई जाए। पढ़ा होगा कि भाई कवि कहती है कि नदियां माता हैं, वो तो हम लोग मानते ही हैं। ठीक है, और हिमालय पिता है। ठीक है, हिमालय पिता है। तो इस तरह से जब कवि प्राकृतिक वस्तुओं का, प्राकृतिक चीजों का कैसा वर्णन करते हैं, उनको एक मानव के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, कक्षा यूपी बोर्ड में कक्षा 12वीं में एक पूरा दोहा है पवन दूती का नाम से। ठीक है, उसमें जो बताया गया है कि जब कृष्ण जी गोकुल छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो राधा जी पवन अर्थात वायु के द्वारा अपना संदेश भेजती है। कब पाठ का नाम है पवन दूतिका अर्थात पवन दूत की तरह राधा का संदेश कृष्ण तक लेके जाती है। ठीक है, तो वहां पर पवन अर्थात वायु का मानवीकरण किया हुआ है। मतलब उसे कैसे बता दिया, जैसे मानव होते हैं वैसे ही बताया गया है। ठीक है, तो जहां पर प्राकृतिक वस्तुओं को में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, क्लियर है। अब इसको कैसे समझे भाई, दोहा है मेघ आए बड़े बंठन कर सवर कर। मेघ आए बड़े बंठन कर
सवर कर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या करे कि मेघ आए बड़े बन ठन कर सवर कर, तो ऐसे कौन, और इसके आगे है कि जैसे पाहुन मतलब देवता, वो मेहमान आते हैं। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन कर सवर कर, तो मेघ, मेघ यानी कि बादल, तो भाई बादल की तुलना कर, बादल को क्या बता दिया, एक मानव का रूप बता दिया, जैसे मानवीय जो चीजें होती हैं। मेघ आए बड़े बन ठन कर सवर कर। ठीक है, अब आप कोई कविता ऐसी पढ़ रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि जो कवि हैं उन्होंने प्राकृतिक चीजों को, प्राकृतिक वस्तुओं को एक मानव के जैसे वर्णन किया है। हिमालय के बारे में किया हो, चाहे नदियों के बारे में, समुद्र के बारे में, पेड़ पत्तियों के बारे में, बरगद के बारे में, किसी भी चीज की जो कि प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक संपदा है, उनके बारे में उनका वर्णन किया है, वहां होता है मानवीकरण अलंकार। आप नाम से ही समझ जाते हो मानवीकरण, जहां पे उनका मानव के रूप में वर्णन किया गया हो जाएगा मानवीकरण। ठीक है, तो इसका उदाहरण ये था। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद अर्थालंकार में ये जितने भी अलंकार हमने पढ़े हैं उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि जल्दी ही फिर से आपको गाने के द्वारा अलंकार पूछा जाएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में सबके सही सही आंसर चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।